नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सभी लोग ज्वाइनिंग भी कर लिए होंगे। लगभग में मुझे लग रहा है कि 100% भी लोग ज्वाइनिंग कर लिए होंगे या किसी कारणवश कुछ लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे। अगर किसी के ज्वाइनिंग में दिक्कत हो रही होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ठीक, बिहार का प्रत्येक ज़िले के लिए ग्रुप बनाया गया है हमारे टीम के द्वारा सभी लोगों को, ताकि ढूंढने में, जगह ढूंढने में, हॉस्पिटल ढूंढने में किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए। ठीक, बाकी कुछ चीज़ें पर आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो सभी के लिए है और जितने भी लोग कंटेक्ट पे कार्य कर रहे हैं एनएचएम के थ्रू थे और उनको क्या किया गया, त्यागपत्र देने के लिए बोला गया था। तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने बार बार लगभग एक ही मैसेज को, एक ही प्रश्न को लगभग 50 बार लिखकर मुझे भेजा था। तो मुझे व्यतीत होकर इस पर एक वीडियो बनाना पड़ा। तो देखिए, उनका प्रश्न था कि एनएचएम के माध्यम से मैंने ज्वाइन किया, अगर हटा दिया, सरकार ने 3-4 महीने बाद हटा दिया, तो हम कितने महीने बाद या कितने दिनों के अंतराल में फिर से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। उनके सवालों का जवाब है और भी बहुत सारे इस वीडियो में हम प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न था कि आप एनएचएम के तहत संविदा पर एएनएम के पद पर क्या दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रिविलेज हैं, शर्तें हैं, नियम हैं, ये सब आपको जानना पड़ेगा। फिर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से, जैसे कि कई ऐसे सिस्टर लोग हैं, कई ऐसे मेरे मित्र लोग हैं, मित्र दोस्त जो ज्वाइन कर चुकी हैं और उनको भी डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ अनुचित होता है तो क्या होगा। ठीक, तो इसको लेकर है। तो आप लोग गौर से देखिएगा और सुनने का भी प्रयास कीजिएगा। मैंने नोट्स ही बना दिया ताकि ये मैं ग्रुप में भी इसको भेज दूंगा। ठीक, देखिए, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, लेकिन उसके लिए कुछ नियम और शर्तें लागू होती है। जैसे कि आप एनएचएम जो दिशा निर्देश है उसके नौकरी के शर्तों पर निर्भर होना चाहिए, मतलब उसके अनुरूप होना चाहिए। ठीक, अब क्या क्या है चलिए पढ़कर बताते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसको एनएचएम बोलते हैं, के तहत संविदा कर्मचारी जैसे एनएम के जो रीज्वाइनिंग के लिए कोई विशिष्ट अनुच्छेद तो भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन इसके संदर्भ में बहुत सारे आर्टिकल है जो आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भारतीय संविधान या एनएचएम के दिशा निर्देश में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि एनएचएम एक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित होने वाली संस्थाएं है। ठीक, और इसकी नीतियां एनएचएम के मानव संसाधन दिशा निर्देशों और राज्य विशिष्ट नियमों पर आधारित होती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर आप दोबारा रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया को आमतौर पर अपनाने का प्रयास करते हैं तो स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस या राज्यों के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट प्लान के तहत शामिल किया जाता है, न कि किसी विशिष्ट संवैधानिक मेथड के तहत। अब देखिए, कुछ हम रूल देखते हैं कि संवैधानिक अनुच्छेद का संदर्भ के बात करें अगर दोबारा ज्वाइनिंग के संदर्भ में, तो क्या आप रीट वगैरह इस तरह का कहीं कंप्लेन या जिले में शिकायत वगैरह कर सकती हैं जो भारतीय संविधान के आर्टिकल के अनुरूप हो। देखिए, यदि आप अनुच्छेद, आर्टिकल शब्द का उपयोग की बात करें भारतीय संविधान के संदर्भ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एनएचएम के तहत संविदा कर्मचारियों का रिज्वाइनिंग विशिष्ट, जैसे कि अनुच्छेद हो गया 14, 16, 21 के तहत, ये उसके पात्र में नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की, जो सभी के लिए समान अवसर देता है, तो यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक रोजगार में सभी को समान अवसर मिले। ठीक, यदि एनएचएम में रिक्तियां है, खाली है, आपने त्यागपत्र दे दिया और फुलफिल नहीं हुआ है, तो आप पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, यानी आप उसके काबिल हैं, मतलब आप दोबारा रिज्वाइन कर सकती हैं, तो आपको दोबारा भर्ती के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया जा सकता है। अब इसमें एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि अनुच्छेद 14 है जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि पुनर्जनन की प्रक्रिया में कोई भेदभाव न हो, बशर्ते आप नियमों का अगर पालन कर रहे हैं तो। अगर आप त्यागपत्र सिस्टमेटिक ढंग से दिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा रिज्वाइन करने में। लेकिन एनएचएम एक संविदा आधारित कार्यक्रम है और इसकी नीतियाँ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, वही मैंने जो ऊपर बताया। ठीक, अब देखिए, कुछ इसके लिए शर्तें हैं। एनएचएम के तहत संविदा कर्मचारियों के लिए रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया राज्य विशिष्ट हो सकती है,
राज्य के द्वारा हो सकता है, ठीक है, अगर आपने त्यागपत्र दे दिया है तो। और नियुक्ति की अवधि अगर समाप्त नहीं हुई है तो आप दोबारा उस पात्रता के काबिल हैं, दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं। यदि आपने अपनी संविदा अवधि पूरी होने से पहले त्यागपत्र दिया था तो आपको अपने पिछले कार्यकाल की शर्तों जैसे नोटिस पीरियड का पालन करना होगा। यदि नोटिस पीरियड का उल्लंघन हुआ है तो यह पुनर्जनन में बाधा मतलब रीज्वाइनिंग में बाधा बन सकता है। रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया आपको अपने स्थानीय एनएचएम कार्यालय या स्वास्थ्य विभाग, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, संपर्क करना होगा और रीज्वाइनिंग के लिए औपचारिक आवेदन करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में आपको नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया जैसे साक्षात्कार हो गया या मेरिट के आधार पर से गुजरना पड़ता है, ठीक। अगर रिक्त नहीं होगा, अगर रिक्त खाली सीटें होंगी तो यदि आपने पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड निकाल लिया है तो यह भी जांचा जा सकता है कुछ मामलों में, ठीक है ना, कुछ मामले की ही मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप उसी संस्था में दोबारा ज्वाइन करना चाहती हैं तो आपका पुराना पीएफ खाता पुनः सक्रिय हो जाएगा, ठीक है ना, ये रूल है, ठीक है। अब इसके लिए शर्तें देख लीजिए। यदि आपकी पिछली सेवा में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई थी और आपने त्यागपत्र सही तरीके से नोटिस पीरियड के साथ दिया है तो आप रीज्वाइनिंग की संभावना आप में ज़्यादा है, यानी आप ज़्यादा काबिल हैं, आपको मतलब 90% चांसेस है कि दोबारा आप रीज्वाइन कर सकती हैं। कुछ राज्यों में संविदा कर्मचारियों को रीज्वाइनिंग के लिए विशिष्ट समय सीमा उदाहरण के लिए 6 महीने या 1 वर्ष के भीतर होता है और सभी को मालूम है बिहार में तो लगभग 11 महीना या 3 साल होता है, सभी को मालूम है, और कई 17 महीने के लिए भी होता है, ठीक है। तो और आगे देखते हैं। यदि एनएचएम में रिक्तियाँ उपलब्ध है और आप पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं तो आप नई भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकती हैं। राज्य विशिष्ट नियम आपके द्वारा उल्लेखित स्थिति जैसे संविदा के माध्यम से एनएचएम में होता है, ठीक है ना, तो वो अपने राज्य के अधीन ही करता है। जैसे पंजाब हो गया तो पंजाब में एनएचएम पंजाब, एनएचएम उत्तर प्रदेश, बिहार में एनएचएम बिहार, ऐसे होता है। अब जाकर डायरेक्ट एनएचएम के वेबसाइट है उस पर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक, वही चीज़ें हैं। अब देखिए सुझाव के लिए आपको क्या करना होगा। रीज्वाइनिंग के लिए औपचारिक आवेदन पत्र लिखना होगा जिसमें आपका पिछला कार्यकाल त्यागपत्र का रीजन बताना होगा, कारण बताना होगा कि आपने त्यागपत्र क्यों दिया और आप दोबारा रीज्वाइन करना चाहते हैं क्यों, ठीक, ये कारण लिखना पड़ता है आवेदन के माध्यम से। अब संपर्क कैसे करेंगे एनएचएम कार्यालय में, अपने जिला या राज्य के एनएचएम कार्यालय से संपर्क करना होता है रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया के लिए। जो रिक्तियाँ बची है, आपने जो त्यागपत्र दिया है और आवश्यक दस्तावेज की जानकारी वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। आपको अपने पिछले अनुभव प्रमाण पत्र भी वहाँ दिखाना पड़ता है, त्यागपत्र की कॉपी जो आपको मिला है प्रभारी के माध्यम से वो सब वहाँ पर जमा करना पड़ता है। नोटिस पीरियड ये मैंने ऊपर बता दिया था, ठीक है। अब विशेष परिस्थिति की बात करें तो यदि आपने त्यागपत्र के बाद लंबा समय उदाहरण के लिए 1 से 2 वर्ष लिया है तो आपको नए सिरे से आवेदन करना पड़ सकता है, क्योंकि संविदा पद अस्थायी होता है और रिक्तियाँ समय के साथ बदलती रहती है। यदि आप उसी जिले या स्वास्थ्य केंद्र में पुनर्जनन करना मतलब रीज्वाइन करना चाहती हैं तो अपने पिछले कार्यकाल का प्रदर्शन परफॉर्मेंस के आधार पे आप आवेदन के माध्यम से संपर्क कर ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक। अपने राज्य के एनएचएम कार्यालय स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करना होगा, ठीक, और वहाँ से जब ऊपर से आपको ऑर्डर मिल जाएगा, आदेश आ जाएगा, अगर आपका आवेदन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो सीएस के पास लेटर भेजा जाता है, फिर सीएस प्रभारी को और फिर प्रभारी आपके माध्यम तक लेटर के माध्यम से नोटिस करेगा, फिर आप दोबारा आसानी से ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये रूल है, ठीक। तो जितने भी लोग 8853 में थे और उन लोगों ने भी बीटीएससी एनएम 10/709 में ज्वाइन किया है, अगर आपको डर है दोस्तों कि 3 महीने बाद आपको हटा देगा, ठीक, अगर 8853 वाले को हटा भी दिया जाता है तो आपके पास मौका है क्या कि आप दोबारा रीज्वाइन भी कर सकती हैं। अभी मैंने ऊपर डिटेल चीज़ें सब बता दिया, आप दोबारा रीज्वाइन कर सकती हैं और ये रूल है। आप जहाँ भी आपका पोस्टिंग है आप वहाँ पर सीएस से या अपने प्रभारी से इस चीज़ पर आप डिस्कशन भी कर सकती हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। ये मेरा वीडियो भी उनको आप दिखा सकते हैं, वो खुद कंक्लूजन निकाल देंगे कि नहीं ऐसा रूल है कि नहीं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रिसोर्सेस प्राप्त कर जानकारी प्राप्त कर ऑथेंटिक चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। कई ऐसे प्रभारी से मैंने बात किया है,
ठीक, जो मेरे कांटेक्ट में है, उनके द्वारा जो बताया गया चीज़ें हैं, तभी मैं ये वीडियो के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अब चलिए एक और चीज़ बता दें कि इसमें तो 8853 में बहुत लोगों ने तो त्यागपत्र दे दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला बरकरार रहता है तो इसमें तो लगभग 3500 लोगों ने रिजाइन किया है, ठीक, और 10,709 सीट था तो 3,000 इसमें खाली हो गया, और पहले से कितने 5,000 सीट खाली हैं। तो अभी आपके पास देखा जाए तो अस्थाई नौकरी के लिए लगभग 8,000 सीट खाली हैं अस्थाई, और अस्थाई जो NHM के माध्यम से होगा उसमें 3,000 सीट अभी खाली पड़ गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है तो इतने सीट आपको मिलेंगे नए वैकेंसी में, और नई वैकेंसी जो है दोस्तों इसी महीने के लास्ट तक आपको नोटिस निकाल दिया जाएगा। जो बार बार न्यूज़ अखबार कटिंग में आप देख रहे हैं कितने इतने सीट खाली हैं, तो ये इसी महीने के लास्ट तक बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है। चाहे स्वास्थ्य विभाग बता दे या BTSC लेगा तो BTSC के माध्यम से, ठीक है, ये सब लेटर निकल जाएगा। बाकी जो लोग हैं आप लोग पढ़ाई करते रहिए। रही बात मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट के लिए हम जानकारी प्राप्त कर जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जैसे समय मिलेगा मैं BTSC के पास जाकर वहाँ से रिसोर्सेस प्राप्त कर तब आप लोगों को बताऊँगा, ठीक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही जानकारी, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, दिल छोटा ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ।